सर्वे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज 14 सितंबर 2024 हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और हिंदी दिवस की आज की थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, अर्थात पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की जो बात है वो आज का विषय है, आज की थीम है। और हिंदी को इसी कड़ी में को आगे बढ़ाते हुए श्यामलम संस्थान द्वारा गर्ल्स उत्कृष्ट महाविद्यालय में जो है कार्यक्रम, हिंदी दिवस पर जो कार्यक्रम किया गया, आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं इस कार्यक्रम में और आप इससे जुड़ें और आप स्वयं देखें कि क्या क्या इस कार्यक्रम में हुआ। जय हिंद, जय भारत। सागर में बनाया है, उनके लिए भी तालियों से मैं इस महत्वपूर्ण कॉलेज की जनभाई हमारे मनीष विनय मिश्रा जी, जो बहुत ही ऊर्जावान नेता हैं और जैसे कि इनकी छवि है सबसे मिलनसार है। मैं अंबिका यादव जी वर्तमान समय में साहित्य के लिए समर्पित हो चुके हैं। उनकी अनेक विधाओं में हम उपस्थिति साहित्य में पाते हैं। सभी तालियों से विनय मिश्रा जी का और अंबिका यादव दोनों का स्वागत करने का प्रयास करें सभी लोग। भारत जो है भाषाओं का देश है और यहाँ पर अनेक भाषाएं, सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। उनके बीच में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देना एक दुष्कर कार्य था। कार्य संपन्न हुआ, लेकिन जैसे ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, साउथ से, तमिलनाडु से एक अलग आवाज निकली कि हिंदी को राजभाषा न देकर अंग्रेजी को राजभाषा माना जाए। लगभग 1 साल के पश्चात अंग्रेजी को भी आधिकारिक रूप से राजभाषा 15 साल के लिए बनाई गई और वर्ष 1953 14 सितंबर को प्रथम बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में मनाया गया। एक अद्भुत क्षण था जब भारतवासियों ने इस दिवस को राष्ट्र के रूप में, हिंदी भाषा के रूप में मनाया। एक सामान्य परिचय हिंदी भाषा का, आज के दिन का, कि हम वास्तव में ये दिन क्यों मनाते हैं। और अब मैं इस कार्यक्रम में व्याख्यान के लिए जिन्हें आमंत्रित करने वाला हूँ, वो हिंदी में पहाड़ सी अटन है और नदी सी प्रभावित है। उनके मुख से हिंदी भाषा का जब हम व्याख्यान सुनते हैं तो एक अलग लोक में वो हमें ले जाती है। उनका जीवन हिंदी साहित्य साधना को समर्पित रहा और उनकी साहित्य रचना को हम अव्वल दर्जे में रख सकते हैं। उन्होंने साहित्य की साधना बिल्कुल देवता की साधना की तरह की है। हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान सम्मानीय श्रीमती लक्ष्मी पांडे जी, मैं उनको व्याख्यान के लिए यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। कृपया आए और अपना उद्बोधन हम सभी को देना कष्ट करेंगे। आदरणीय मंच विद्वान डॉक्टर तिवारी जी, कुलपति महोदय, आनंद तिवारी सर, मनीषा जी, मिश्रा जी, अमर जैन सर, आप सभी को मैं सादर नमन करती हूँ। और मेरे 2 भाई जहाँ बैठे हैं मंच में पीछे, उनको भी, और सामने बैठे हुए आप सभी मेरे बंधु बांधव। सागर के सारे लोग मेरे बंधु बांधव हैं, इसलिए एक अलग अलग नाम ना लेते हुए मैं आप सभी को गुरुजनों की तरह मानकर वो प्रणाम करती हूँ और अपनी बात आरंभ करती हूँ।
अमर जैन सर को धन्यवाद कि उन्होंने एक बहुत अच्छी भूमिका आपके सामने रख दी हिंदी की। अब मुझे उस तरह का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया। दूसरी बात, अभी ही पहले कह दूं, उमाकांत मिश्र जी भाई साहब के लिए भी, क्योंकि बाद में अक्सर देर हो जाती है मुझे बोलते बोलते, तो मैं संकोच में जल्दी से धन्यवाद कहकर बैठ जाती हूँ और उनको धन्यवाद नहीं दे पाती। इसलिए आज मैं पहले ही उमाकांत मिश्र जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ भाई साहब, यहाँ हम बहुत सारे साहित्यकार और हिंदी प्रेमी बैठे हैं, लेकिन आप वो जोहरी हैं जो हीरो को तराश रहे हैं। क्योंकि कहानीकारों हो, साहित्यकार हो, हिंदी के प्रेमी हो, सब हम लोगों को मंच आप उपलब्ध कराते हैं, वरना हम सब अपने घर में बैठकर और आराम से साहित्य रचना करेंगे और जो जिस चीज़ को पढ़ सकता है वो पढ़ेगा और जानेगा। लेकिन जब आप ऐसे मंच उपलब्ध कराते हैं तो हम लोग आपस में मिल लेते हैं और जानते हैं कि कौन क्या बोलता है और कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कहा। ये सारी बातें हम ऐसे मंचों पर आकर ही जान पाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कभी आपको दोबारा ऐसा ना कहें कि आप लोगों के बीच में मैं क्या हूँ, आप ही आप हैं, आप सब कुछ हैं ऐसे कार्यक्रम के लिए। अब मैं आती हूँ उस चीज़ पर जिसपे ये बोलने के लिए मुझे बुलाया गया है। हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, मुझे भी शुभकामनाएं। क्योंकि देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा ये मनाते आ रहे हैं कितने सालों से। हमें मनाना पड़ रहा है इतने सालों से क्योंकि हिंदी को अभी तक हम अपनी राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए और हमारा प्रयास जारी है। और उस प्रयास में हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी अभी संदिग्ध है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि कभी आगे चलकर हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी। और उसका कारण ये नहीं है कि कोई विशेष षड्यंत्र है या कुछ ऐसा नहीं, हमारी मजबूरी है। और वो मजबूरी ये है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और गणराज्य होने के कारण अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषा है, जो सारे लोग मिलकर अगर एक साथ रहते हैं तो अब हम किस तरह से भाई दावा करें या लड़ें कि आप तमिल वालों को ना, तेलुगु वालों को नहीं और मराठी वालों को नहीं और केवल हमारी हिंदी को। जितना हमसे हो सकता है हम लोग लड़ते भी हैं, लेकिन वैसा हम दावेदारी हम या हमारे प्रधानमंत्री या हमारे देश के कर्ता धर्ता जो कर सकते हैं, वो उस तरह से दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएं। क्योंकि जिस दिन ये हो जाएगा या करने का प्रयास करेंगे, पहला कदम ही उठाएंगे, वो बहुत सारी बातें होने लगेंगी। क्योंकि अभी 5-7 दिन पहले ही मैंने अमित शाह जी का एक बयान दैनिक भास्कर में पढ़ा और उन्होंने लिखा, कहा था उन्होंने कि भारत की सभी भारतीय भाषाएं 2047 तक समृद्ध होंगी। तो ये टाइटल था, तो टाइटल को पढ़कर अच्छा तो लगा, भारतीय भाषाएं समृद्ध होंगी, लेकिन मन में कहीं एक चीज चुभ गई कि अब ये सारी भारतीय भाषाएं समृद्ध होंगी, वो तो हो रही हैं अपने अपने प्रदेश में, लेकिन इसका मतलब ये है कि हिंदी को कोई विशिष्ट दर्जा अभी नहीं मिला है कि हम कह सकते हैं कि भाई हिंदी को कोई विशिष्ट दर्जा दे दिया जाएगा। इसलिए हमें अभी किसी तरह से अपने हिंदी दिवस को और हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़े को मनाते रहना पड़ेगा। और आप देखिए कि आज़ादी के दिनों में जब हम पराधीन थे उन्हीं दिनों से बात शुरू कर देते हैं हम कि उस समय से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गुलामी से लड़ने के लिए, यानी भाषा की गुलामी से लड़ने के लिए उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रचार किया था। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर आज भारतेंदु हरिश्चंद्र होते तो वो क्या सोचते कि भाई मैंने भाषा की गुलामी छोड़ दें हम, इसलिए उन्होंने कि हम ना अंग्रेजी में पढ़ेंगे ना बोलेंगे, हमारे पास अपनी भाषा रहेगी, हमारी हिंदी रहेगी। और देखिए कि उसी समय महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही इसको एक मानक भाषा में परिवर्तित कर दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो है प्रेमचंद ने मानक हिंदी में लिखा है, बहुत अच्छी भाषा में लिखा है। उस समय से हिंदी जो आज़ादी के समय तक और आज़ादी के बाद भी 5-10 सालों तक हिंदी का जो बेहतरीन, यानी मैं कहती हूँ कि 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद 1960 या बहुत मान लीजिए तो 65 या 70 तक हिंदी का स्वर्ण काल मैं मानती हूँ। हिंदी भाषा के उस स्वर्ण काल को बीत गया ऐसा मानना पड़ेगा 70 के बाद, क्योंकि उसके बाद से लगातार हिंदी में गिरावट आई है भाषा में। क्योंकि कुबेरनाथ राय का एक निबंध हम पहले भाषा बहता नीर, या उसके पहले कबीर दास जी ने कहा भाषा बहता नीर। तो भाषा बहता नीर की एक उक्ति को जो लोगों ने पकड़ा
तो उसके बाद बहता नीर बनाकर उसको लोक व्यवहार के लिए इस तरह छोड़ दिया कि लोग व्याकरण के मानक को भूलकर और अपने मर्जी से जिसको जिस तरह का वाक्य बनता है वो ऐसा वाक्य बोलता है, उस तरह की भाषा बोलता है, और इस तरह से हिंदी को विकृत करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसीलिए ये वाला जो समय है, ये समय बहुत संभलने का समय है। और मैं तो आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव जो आजकल मुझे हो रहा है वो मैं आपको जरूर कहूँगी कि पिछले साल तक हिंदी दिवस पे जो मैंने कहा, जो मैंने लिखा, पूरे कॉन्फिडेंट होकर कहा कि एक दिन हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी और हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और हिंदी लगातार अपने विकास के सोपान तय करती चली जाएगी। लेकिन आज मैं कह रही हूँ इस चीज़ को, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा घटा है, कुछ ऐसा मैंने अपने आसपास के परिवेश में अनुभव किया है कि मुझे ये आस्थाएं, मेरी व्यक्तिगत आस्था दरकती हुई लगी है। मुझे लगा कि नहीं, ये समय बहुत खतरनाक है, ये समय एक ऐसा भयावह सा मुझे लगता है कि बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं केवल हिंदी के मामले में, अन्य कई मामले भी हैं, चाहे वो रिश्ते हों, संबंध हों और हमारी मान्यताएं हों, हमारे नैतिक मूल्य हों, उन आस्थाओं के, उन मूल्यों के दरकने का समय है ये। उस दरकने को हम अनुभव कर रहे हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हम कहेंगे कुछ और होगा कुछ, हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, और ये क्या हो गया है ये हमें बहुत देर के बाद पता चलता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम एक बड़ी सामान्य भाषा में कहें कि जब बर्बाद हो जाते हैं तो पता चलता है अरे यार ये तो बर्बाद हो गए हम तो। जब हो रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ा दिए गए। तो कुछ ऐसा ही समय है। तो मुझे लगता है कि मेरी आस्थाओं में तो खैर दरार आई है, ये मैं स्पष्ट मंच से कह सकती हूँ कि मैं अब उतने कॉन्फिडेंट होकर नहीं कह पाती हूँ कि हिंदी एक दिन राष्ट्रभाषा बनेगी या हिंदी का बहुत स्वरूप जो है वो बहुत गौरवमयी हो जाएगा, क्योंकि भाषा जिस तरह से परिवर्तित हो रही है। और आप कहेंगे कि नहीं भाई साहब, हिंदी तो विश्व स्तर पर स्थापित हो रही है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि आप कभी इस वाक्य पर गौर कीजिएगा कि जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो विश्व में हिंदी जो सेलिब्रेट की जाती है, जिसको उत्सव पूर्वक मनाया जाता है, वो किसके द्वारा? यानी हिंदी का झंडा अभी केवल हिंदी साहित्यकारों के ही हाथ में है, बस आम जनता उससे दूर है भाई साहब। और हिंदी का ये झंडा केवल हिंदी के साहित्यकार लेकर विश्व के अलग अलग जगहों पर जाते हैं, और वो भी इस तरह के लोग जाते हैं जिनके पास सरकारी संस्थाएं हों, जिनके पास कोई ऐसी संस्था हो जिसको सरकार से पैसा मिलता है और सरकार पैसे देकर उसको संस्थाओं को आगे बढ़ाती है या भेजती है। या दूसरे तरह से एक तो ये हुआ है, और दूसरे वो लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से साहित्यकारों से जुड़े हुए हैं। वो साहित्यकार सब आपस में मिलकर हिंदी कहानी, विश्व हिंदी पत्रिका, ये पत्रिकाएं निकलना और साहित्य की धारा को आगे बढ़ाना, ये सारा सब कुछ साहित्यकारों के दम पर ही चल रहा है। चाहे आप उन साहित्यकारों को एक मुट्ठी मान लें, चाहे 1000 मान लें, चाहे 1 करोड़ मान लें, चाहे 10 करोड़, जैसा आपको मानना हो संख्या के हिसाब से। लेकिन आप खुद इस चीज को सोचिए, मतलब इस चीज पर मैंने गहन अध्ययन किया तो मुझे लगा कि अरे अगर ये साहित्यकार इस तरह का काम ना करे तब तो हिंदी विश्व स्तर पर जाएगी ही नहीं। अगर ये साहित्यकार आपस में मिलकर एक दूसरे से अपनी कहानियां और उपन्यास शेयर ना करें तो विश्व स्तर की हिंदी पत्रिकाएं चलेंगी ही नहीं। तो ये एक मुट्ठी लोग ये काम कर रहे हैं कि हिंदी का जो वैश्विक स्वरूप है वो बनाने में साहित्यकारों का बड़ा हाथ है, और फिल्मों का दूसरे नंबर पर, कि भारतीय सिनेमा में जो हिंदी फिल्में बन रही हैं वो प्रसिद्ध हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखें तो हमारे यहाँ के बच्चे अगर विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ वो हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, यहाँ से वो अंग्रेजी की एक परीक्षा पास करके जाते हैं, उनकी अंग्रेजी अच्छी होती है तो वो जाकर वहाँ पर पढ़ पाते हैं। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो एकेडमिक दृष्टि से तो हमने हिंदी के लिए वहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। मतलब एकेडमिक जो कहना चाहिए एक्सचेंज प्रोग्राम भी जो चलते हैं वो साइंस में चलते हैं, और 1% ही कहना पड़ेगा, 1 या 2% ज़्यादा से ज़्यादा लेगी। लेकिन आर्ट्स फैकल्टी और दूसरी फैकल्टीज में तो फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम होता ही नहीं उस तरह का ज़्यादा। तो हम कैसे कहें कि विश्व स्तर पर? अब विश्व स्तर पर बोलने से पहले हम कुछ संकुचित हो जाते हैं कि अभी दूसरे प्रदेशों में सब अपनी अपनी प्रादेशिक भाषा के बाद अगर सेकंड नंबर पर किसी को लेते हैं तो वो है अंग्रेजी।
और हम जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं 5 या 6 जो भी हैं हम हिंदी भाषी प्रदेश के लोग भी हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी को प्रेफर करने लगे हैं, क्योंकि अंग्रेजी पढ़कर ही हमारे रोजगार सुनिश्चित है। तो अब यहाँ पर इतनी सारी बातें रखने का कारण ये कोई शिकायत नहीं है, ये हम सब आपस में साथ में बैठकर एक यथार्थ की तरफ मैं आपको उंगली उठाकर दिखा रही हूँ कि भाई साहब जो आप पढ़ते हैं, जो आप बोलते हैं, उसके पीछे का यथार्थ देखिए कि अगर आप कहते हैं कि हिंदी वैश्विक हो रही है तो आप जरा ये भी देखिए कि वैश्विक किसके माध्यम से हो रही है और कितने लोगों के द्वारा हो रही है। और अगर वो वर्ग ना रहे तो क्या हिंदी को वैश्विक आप एकेडमिक धरातल पर आप लाए हैं क्या हिंदी को? तो एक ये चीज है। तो यहाँ केवल मैं ये भी हो सकता है कि अभी आप कहें कि नहीं आपको पूरी जानकारी नहीं है, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये मैं अपने अनुभव जो मुझे लगते हैं कि मैंने बहुत अच्छी तरह से देखे हैं और अनुभव किया इस चीज़ को कि नहीं ऐसा है। अब यहाँ हिंदी के बारे में मेरा दूसरा अनुभव ये है कि स्कूल के सारे स्कूल में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उच्च शिक्षा में हिंदी एक वैकल्पिक भाषा है, अनिवार्य भाषा नहीं है। तो हम जो हिंदी का झंडा लेकर विश्व स्तर की हिंदी की बात कर रहे हैं, भाई पहले हिंदी बोलने वाले प्रदेशों में ही हिंदी को अनिवार्य विषय तो बनाइए, पहले से लेकर एमए फाइनल तक, कि कक्षा 1 से लेकर एमए फाइनल तक, एमएससी फाइनल तक, चाहे हमारा बच्चा मैं आज ये भी कहना चाहूंगी कि ये जिम्मेदारी अकेले टीचर की नहीं है, अकेले उन प्रशासनिक लोगों की नहीं है जो पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं या जो नीति नियम बनाते हैं। यहाँ पर जैसे आज़ादी के दिनों में अपनी आज़ादी के लिए एक एक नागरिक सक्रिय हो गया था, एक एक नागरिक सचेत हो गया था। अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि हिंदी को वो वैश्विक स्तर की बात जो हम कह रहे हैं वो वाकई हो, तो हर माता पिता को भी उसी तरह फिर से सचेत होना पड़ेगा। जैसे हम आज़ादी के लिए सचेत हुए थे, उसी तरह हिंदी को भी वाकई में वैश्विक बनाने के लिए सचेत होना पड़ेगा। और हर माँ बाप ये सुनिश्चित करे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ रही हो, किसी भी क्लास में हो, उसका एक अनिवार्य विषय हिंदी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो कहे प्रशासन से, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है लेकिन उसका एक अनिवार्य विषय हिंदी होना चाहिए। उसका कारण है, आप कॉमर्स में पढ़ रहे हो, आप कॉमर्स की बातें लिखें, आप समाज शास्त्र लिखें, आप बॉटनी जूलॉजी लिखें, आप लॉ डिपार्टमेंट का कुछ लिखें, आप जो भी लिखेंगे, जो भी बनेंगे, लेकिन लिखना आपको भाषा में ही है। इसलिए आपकी भाषा शुद्ध और परिष्कृत होना चाहिए। और भाषा को परिष्कृत करने का काम साहित्य करता है, यानी हर विषय को पढ़ने वाला बच्चा न केवल हिंदी भाषा को अच्छी तरह जाने, बल्कि साहित्य के साथ भी उसका मेल जोल बना रहना चाहिए। वो साहित्य से भी परिचित होना चाहिए ताकि वो एक अच्छा मनुष्य भी बन सके। वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है हमारे पूरे देश में, मैं चूंकि साहित्य सरस्वती पत्रिका की संपादक हूँ, तो संपादक होने के नाते एक संपादकीय लिखते समय मेरे कुछ दायित्व हैं। तो कुछ लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मैडम आप संपादक हैं, इस मुद्दे को आपको उठाना चाहिए। कलकत्ता में जो घटा आपको वो मुद्दा उठाना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जो हुआ आपको मुद्दा उठाना चाहिए, हस्तक्षेप में। तो मैं उठाना चाहती हूँ वो मुद्दा, लेकिन जब मैं वो पूरा सारी चीज़ों पर मेरी नज़र पड़ती है तो मुझे लगता है कि मैं उसमें उसका हल क्या सुझाऊँ, क्योंकि साहित्यकार का काम वो तो पत्रकारिता अच्छी तरह से कर रही है। पत्रकार लोग एक एक बात रोज समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं। अब साहित्यकार होने के नाते, संपादक होने के नाते मैं अकेले उस चीज़ के बारे में लिखूं नहीं, बल्कि मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि उसका हल क्या है। तो मैं हल क्या बताऊं? मैं हल यही बताऊंगी कि हर व्यक्ति को इंडिविजुअली, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, हर व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए। उसको नैतिक मूल्य क्या है ये पता होना चाहिए। अब ये नैतिक मूल्य कैसे डेवलप होंगे? जब आपने प्रयोजन मूलक हिंदी बनाकर उसको पढ़ाया। प्रयोजन मूलक हिंदी यानी जो आपको आर्थिक उपलब्धियों के लिए उत्तरदायी, कि आप प्रयोजन
बहुमूलक हिंदी पढ़ेंगे, आपका प्रयोजन कि आपको एक नौकरी मिल जाए वो सिद्ध हो जाए। आप मनुष्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ मनुष्य बनाने के लिए हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको नौकरी के लिए आपको जितनी हिंदी की जरूरत होती है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, 2 समास के नाम लिखिए, बस एक ऐसा पेपर आपका बच्चा पढ़ ले जो हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में वो पास हो जाए। हम उच्च शिक्षा में संज्ञा सर्वनाम पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, ये स्कूल का काम है। 12th पास किए हुए बच्चे को पूरी ग्रामर आनी चाहिए। 12th के बाद जब वो आता है तो वो साहित्य पढ़ेगा, वो कहानियां पढ़ेगा, वो उपन्यास पढ़ेगा, वो नाटक के माध्यम से अपने चरित्र को परिष्कृत करेगा। वो श्रेष्ठ मनुष्य बनने की प्रक्रिया में आएगा, ना कि उसको ग्रामर पढ़ाना है। ये बात सभी को समझने की आवश्यकता है कि किस लेवल तक हमें क्या करना चाहिए, किस लेवल तक हमें क्या पढ़ाना चाहिए और कहां पर आकर हमारे बच्चे को क्या सीखने की जरूरत है। अगर हम कहते हैं कि हिंदी राष्ट्र की अस्मिता है, तो उस राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करना हमारा धर्म है और हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस अस्मिता की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। भाषाई संस्कृति यानी जैसा कि हम बोलते हैं, हमारी भाषा हमारी संस्कृति को दर्शाती है, हमारे संस्कार को दर्शाती है और भाषा के द्वारा ही हम एक सुसंस्कृत समाज की रचना कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारी गुलामी के दिनों में अगर हम भारतीयों के अंदर इसी हिंदी ने, जो कि उसका शैशव काल था, खड़ी बोली हिंदी के रूप में ही सही, मानक हिंदी बनने की प्रक्रिया में थी उस रूप में ही सही, लेकिन उसने हमारे अंदर स्वदेशी के संस्कार जागृत किए, राष्ट्रीयता की भावना जागृत की, स्वतंत्रता के लिए हमें चेतनावान बनाया। तो अभी हमें क्या हो गया है? हम क्यों अपने मूल्यों को भूल रहे हैं? हम क्यों ये नहीं समझते कि हम हिंदी पढ़कर भी ये सब कुछ कर सकते हैं, या हमें हिंदी और हिंदी पढ़कर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये तो हिंदी पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। या आप उनको बताएंगे कि हिंदी पढ़ने से ये होता है, 2 बातें। तो इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसके लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और वो सामूहिक प्रयास केवल सरकारें नहीं, क्योंकि सरकार की मजबूरी का चर्चा मैंने अभी अभी आपसे किया कि वो मजबूरी ये है कि हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं और हमें अगर देखना है तो हम सारी 22 भाषाओं के बारे में, सारी आधुनिक भारतीय भाषाओं के बारे में बात करेंगे। हम अकेले हिंदी को लेकर अगर कुछ कहने लगेंगे तो देश में तमाम तरह की लड़ाइयाँ और युद्ध हो जाएंगे। इसलिए अगर हम हिंदी भाषी प्रदेशों के लोगों को, हमें लगता है कि हम अपनी हिंदी को जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक और हमारी सीमा से बढ़कर आगे अगर हम उसको ले जाना चाहते हैं तो वो प्रयास अकेले सरकार नहीं कर पाएगी। हमें सारे शिक्षकगण तो हैं ही, वो तो करते ही हैं जो बनता है उनसे, लेकिन सारे माता पिता, सारे नागरिक और प्रशासन, ये सब कुछ मिलकर, मेरी जो प्रशासनिक बड़े पदों पर रहते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन रहता है हमेशा कि ईश्वर ने आपको वो पद दिया है लोक मंगल के लिए। जिस क्षण आप उस पद पर बैठते हैं और आपको मालूम है कि ये पद आपको कितने साल तक के लिए मिला है, उस पूरे समय का, उस पूरे टाइम का, उस पूरे जो आप बिताने वाले हैं उस पद पर रहेंगे, उस सारे समय का उपयोग आप लोक मंगल के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उस पद में मिली सुविधाएं और उस पद में मिले दायित्व, उस पद में मिली शक्ति, उस सारी शक्ति का उपयोग आपको लोक मंगल के लिए और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए आप जो कर सकते हैं उसमें करना चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर। क्योंकि जब तक हम व्यक्तिगत स्वार्थ को नहीं त्यागेंगे और हमारे भीतर राष्ट्र प्रेम का उत्कट भाव नहीं होगा, जैसा कि आजादी के दिनों में था, तब तक हम ये काम नहीं कर सकते और तब तक हमें सिर्फ इसी तरह से हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मनाना, वरना ये तो हमारी अपनी भाषा है, मातृभाषा है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि 26 जनवरी हम लोग स्कूल कॉलेज में सब मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी या 15 अगस्त जो हम टीचर्स और बच्चे मनाते हैं, तो क्या देश हमारे लिए आज़ाद हुआ है? भाई सारे नागरिकों के लिए राष्ट्र आज़ाद हुआ था, तो सारे नागरिकों को सम्मिलित रूप से दिवाली होली की तरह मनाना चाहिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। उसी तरह हिंदी के लिए भी प्रयास सारे नागरिकों के समान होने चाहिए। तो ये भाव जब तक हमारे अंदर प्रतिष्ठित नहीं होगा, प्रतिष्ठित और उत्कट शब्द का प्रयोग 2 बार कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि जब तक ये उत्कट भाव नहीं होगा
जिसे कोई दबा ना सके, जिसे कोई मिटा ना सके, तब तक आप हिंदी के लिए प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर उत्कट भावना है। और जब सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हिंदी अपने उसी जगह पर जहां हम उसे देखना चाहते हैं प्रतिष्ठित होगी। और वाकई हमारे राष्ट्र की अस्मिता, हमारी हिंदी भाषा विश्व में अपना झंडा फहरा सकेगी। और हम बता सकेंगे कि देवनागरी या देवताओं की जो भाषा है संस्कृत, उस संस्कृत भाषा की बेटी बनकर उसने अपनी माँ को गौरवान्वित किया है। हिंदी ने उसको कहीं लज्जित नहीं किया। हमें अपनी भाषा में वो गिरावट नहीं आने देना है, उसको हमें इस कदर संभाल कर, इस तरह समन्वयात्मक रूप से देखिए। हिंदी भाषा एकता को स्थापित करने वाली भाषा भी अगर आप देखें, क्योंकि उसमें सारे भाषा, उर्दू के शब्द हैं, संस्कृत के हैं, अंग्रेजी के, सारी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करके वो इतनी सुदृढ़ और सुगठित होकर और सुंदर और सरस होकर आगे बढ़ती है कि वो हमें एकात्म होने का भाव भी हमारे अंदर जागृत करती है। इस दृष्टि से भी हमें हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। आप सभी मेरी इस प्रार्थना को अपने दिमाग में रखेंगे और हर नागरिक अपनी तरफ से प्रयास करेगा ताकि हमारे मन से ये आस्थाओं के दरकने का जो भय हमारे दिलों में बैठ रहा है, कम से कम मेरे जैसे लोगों के दिलों में बैठ रहा है, वो भय निकल जाए कि हमारी आस्थाएं दरक रही हैं, कहीं मिट ही ना जाए पूरी। तो आप सभी से इस तरह के सहयोग की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। उमाकांत भाई साहब को धन्यवाद, उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। आप सभी को शुभकामनाएं। सम्माननीय डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी, आपने हिंदी भाषा की दशा और दिशा दोनों पर बहुत भरपूर प्रकाश डाला, और वो प्रकाश वर्तमान का भी है और भविष्य का भी है। आपने जो चिंता हिंदी विषय, हिंदी भाषा के लिए रखी है, वो बिल्कुल वाजिब है, और आपने उसमें उसका समाधान भी दिया कि शायद कदाचित यदि हिंदी रोजगार की भाषा होती तो वह आज समूचे भारत में विद्यमान होती। विश्व में जो भी देश हैं वो पूरे के पूरे हैं, आधे अधूरे नहीं है हमारे भारत की तरह। विश्व में रशिया है तो पूरे देश में रशियन भाषा बोली जाती है। अगर विश्व में अमेरिका है तो पूरे देश में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। विश्व में अगर इंग्लैंड है तो पूरे इंग्लैंड में, इसलिए उनकी संख्या, अंग्रेजी की संख्या मात्र 8 देशों में बोली जाने वाली अंग्रेजी विश्व में नंबर 1 की भाषा बनी हुई है, क्योंकि पूरे के पूरे देश जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं। मंदारिन चीन की आधिकारिक भाषा है, वो दूसरे स्थान पर इसलिए बनी हुई है कि पूरा चीन जो है उसको बोलता है। हिंदी तीसरे नंबर पर इसलिए है कि हम आधे अधूरे, केवल नॉर्थ के लोग जो हिंदी बोलते हैं, साउथ में अगर आपने हिंदी बोला तो वहां पर आपको उसका दंड भी चुकाना पड़ सकता है। ये एक परिदृश्य है, आपने सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और इसी क्रम में, अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा ईशा मिश्रा, जो माननीय जन भागीदारी अध्यक्ष हैं इस महाविद्यालय की, आए। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं इन साहित्यकारों के बीच में बोल तो नहीं पाऊंगी, लेकिन एक कविता सभी के बीच में रखूंगी। स्वागत है, आइए। विविधताओं से भरे देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इसमें हमको सबसे प्यारी हिंदी मातृभाषा हमारी है। हिंदी न केवल एक भाषा है, बल्कि एक ऐसा फल है जो हमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ता है। हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका केवल साहित्यिक या सांस्कृतिक संदर्भ में ही नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को भी सुदृढ़ करती है। हिंदी दिवस हमें अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व और सम्मान की भावना को जागृत करता है। जैसा कि सर ने बताया और मैडम ने भी किया, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा में भारत की राजभाषा बनाने का फैसला किया गया। तो हिंदी दिवस पहली बार 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। हिंदी हमारी पहचान और इसके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और सम्मान ही हमारी जिम्मेदारी है। करते हैं तन मन से वंदन, जन गण मन की अभिलाषा का अभिनंदन, अपनी संस्कृति का आराधन, अपनी भाषा का।
यह अपनी शक्ति सर्जना के माथे की है चंदन डोली, माँ के आंचल की छाया में हमने जो सीखी है। यह अपनी बंधी हुई अंजुरी, ये अपने गंधित शब्द सुमन, यह पूजन अपनी संस्कृति का, यह अर्चन अपनी भाषा का। अपने रत्नाकर के रहते किसकी धारा के बीच बहे, हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहे। यह दर्शन अपनी संस्कृति का, यह दर्पण अपनी भाषा का, यह गर्जन अपनी संस्कृति का, यह गुंजन अपनी भाषा का। हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो मंच है, ये हमारे दिल का मंच है। उमाकांत भाई साहब ने अलग अलग सागर के अलग अलग लोगों को बुलाने, लेकिन साहित्यकार जरूर हैं। मैं इस सभागार में, जैसा कि हमारे यहाँ पर हिंदी दिवस व्याख्यानमाला एवं श्यामदम हिंदी से भी सम्मान, उसका द्वितीय चरण अब मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और हिंदी से भी सम्मान से सम्मानित होने वाले डॉक्टर के कृष्ण राव के जीवन परिचय का वाचन करें। ये और उपस्थित नगर के पूर्व नागरिकगण और इस कॉलेज की बुद्धिजीवी छात्राएं, मुझे बताना कि मौका दे दिया गया है श्री कृष्ण राव जी के जीवन परिचय के बारे में, जिनका आज यहाँ सम्मान किया जा रहा है। मैं वाचन कर रहा हूँ। डॉक्टर के कृष्ण राव का जन्म 21 मार्च 1967 को बीना और शिक्षा कटनी, सागर, जौनपुर, बेंगलुरु तथा मदुरई में हुई। डॉक्टर राव सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राव गणित, पत्रकारिता और IT विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आपने समाजशास्त्र और समाज विज्ञान विभाग के अंतर्गत PhD की है। आपके लेखन आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में कंप्यूटर के संस्थापक का एवं पत्र पत्रिकाओं में लगातार लेखन से वरिष्ठ स्तंभकार का संबोधन प्राप्त है। डॉक्टर राव के 50 से अधिक लेख प्रतिष्ठित समाचार पत्रों पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर राव द्वारा 6 पुस्तकें एवं 50 से अधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र लिखे गए हैं। हिंदी में डॉक्टर हरिहर सिंह गौर की जीवनी तथा वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स इनकी प्रमुख लोकप्रिय पुस्तकें हैं। सामाजिक कार्य बुंदेलखंड क्षेत्र में डॉक्टर राव द्वारा हिंदी व अंग्रेजी में 1100 से अधिक कैरियर और एजुकेशन काउंसिल के सिविल स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों के लिए आयोजित किए गए हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर राव योग, आयुर्वेद, आहारचर्या, नशा मुक्ति, रंगमंच, जैविक कृषि, पर्यावरण एवं भूमि संरक्षण, गौ सेवा, कैरियर एवं एजुकेशन काउंसिल, ग्रामीण विकास, शिक्षा, आदर्श ग्राम, पर्यटन जैसे विषयों में सतत क्रियाशील हैं। डॉक्टर राव ने पतंजलि योग समिति मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय दायित्व का निर्वहन करते हुए संगठन और योग को तहसील और ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया। शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर राव अनेक स्कूलों एवं कॉलेजों के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। सम्मान डॉक्टर राव को उनके द्वारा समाज में किए गए रचनात्मक कार्यों हेतु विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा बुंदेली प्रतिभा सम्मान, बुंदेलखंड गौरव, बुंदेली रत्न, श्यामलम सम्मान, सद्भावना राखी सम्मान, दिवाली, ईद, कौमी एकता सम्मान, तहसील प्रेस क्लब सम्मान आदि देकर सम्मानित किया गया है। विशेष कार्य डॉक्टर हरिहर सिंह गौर को अपना आदर्श मानने वाले डॉक्टर राव ने ग्राम डुंगासरा में अपनी स्वर्गीय माताजी कमला राव की स्मृति में हिंदी अंग्रेजी भाषा शिक्षण का
एक आदर्श स्कूल अपने संरक्षण में स्थापित किया है। जीविका डॉक्टर राव 1989 से डॉक्टर आई सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर में कार्यरत है। इस सेवा काल में डॉक्टर राव ने विश्वविद्यालय के लिए कंप्यूटर एवं पत्रकारिता विषयों की टीचिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा प्रोसेसिंग तथा प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में प्रभारी कंप्यूटर एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बस इतना ही। मैं कहूँगा कि वहाँ आए, वाचन करने का कष्ट करें। आइए सर। मुझे एक कार्यभार सौंपा गया है तो मैं उसका वाचन कर रहा हूँ। हिंदी दिवस पर श्यामलम हिंदी सेवी सम्मान 2024 प्रशस्ति पत्र डॉक्टर के कृष्णा राव 11वां वर्ष 2024। मूलतः तेलुगु मातृभाषी एवं अंग्रेजी लेखक के रूप में ख्यात आपकी हिंदी सेवा के प्रति प्रतिबद्धता और योगदान के लिए श्यामलम संस्था आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर आपने अपनी मानवीय संवेदनाओं को साहित्य सृजन का मूल मंत्र मानते हुए संपूर्ण आस्था के साथ मां सरस्वती की आराधना कर हिंदी साहित्य की जीवंत बनाए रखा है। आपके द्वारा हिंदी में किए गए कार्यों ने हिंदी भाषा और साहित्य को ग्राम डोंगासरा में आपके द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय हिंदी में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का जीवनी लेखन और भाषा भारती में प्रकाशित हुए हम सम्मान स्वरूप यह अभिनंदन पत्र सादर समर्पित करते हैं। इस अवसर पर संस्था आपके सुखी, कर्मशील, सृजनशील यशस्वी जीवन की मंगल कामना करती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 2024 शासकीय सौसासी स्नातकोत्तर उत्कृष्ट कन्या महाविद्यालय सागर। डॉक्टर सुरेश आचार्य संरक्षक, कपिल बैसाखी सचिव और उमाकांत मिश्र अध्यक्ष। राव को सदा अटल पुस्तक, श्यामलम संस्था का स्मृति चिन्ह, कुछ नकद निधि प्रदान की। भाई साहब जी ने स्मृति चिन्ह बनाया है। इसको देखकर आस्कर पुरस्कार की याद आ जाती है। भारत का जो है वो कुछ झलक इस पुरस्कार में मिलती है। तो सागर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड ही है। सभी तालियों से सम्मानित होने वाले डॉक्टर के आग्रह कृपया मंच पर आ जाए। पूरन सिंह राजपूत जी उनका शाल श्रीफल फूल से स्वागत कर रहे हैं। नलिन जैन जी भी स्वागत कर रहे हैं उनका। डॉक्टर वर्षा से स्मृति रत्नाकर सम्मान 2024 स्वर्गीय वर्षा सिंह जी के जीवन परिचय के वाचन के लिए मैं बुलानी साहित्यकार है। मनोरमा ईयर बुक में इनका नाम प्रकाशित हो चुका है और कई साहित्य की रचनाएं जो है उनके द्वारा की जा चुकी हैं। कृपया आए और श्रीमती परिचय देने का कष्ट करें। धन्यवाद अमर जैन जी। सभी एकत्र हुए बहुत ही अच्छे सार्थक अनुष्ठान के लिए मैं पंचायत सिंह आदरणीय भाई अजय तिवारी जी को नमन करती हूँ। अभी जिनका सम्मान हुआ है डॉक्टर कृष्ण राव जी और हिंदी को समृद्ध बनाते रहें। पंचायत सिंह विदुषी साहित्यकार एवं संपादक डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी को भी नमन करती हूँ। प्रिय बहन मनीषा मिश्र जी स्वागत है, नैनिश जी का स्वागत है और उमाकांत मिश्र जी का तो आभार हमेशा ही हम सभी साहित्यकार मानते हैं, हिंदी से भी मानते हैं, क्योंकि हिंदी को कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं स्तुत्य है, अद्भुत है। मुझे जो दायित्व सौंपा गया है डॉक्टर वर्षा सिंह जी की स्मृति में
आज सम्मान किया जा रहा है डॉक्टर वर्षा सिंह रचनाकार, स्मृति रचनाकार सम्मान 2024। तो मैं उन्हीं के चंद शेर से उनका परिचय आरंभ करूंगी। जो समझ पाते नहीं हर बार की भाषा, भाषा की बात है, भाषा के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। जो समझ पाते नहीं घर बार की भाषा, जान वो पाते नहीं परिवार की भाषा। वो न नफरत जब दिलों के दरमियाँ बेशक, वो न नफरत जब दिलों के दरमियाँ बेशक, एक हो जाए अगर संसार की भाषा, एक हो जाए अगर संसार की भाषा। और दोस्ती जिसने कलम के साथ कर ली हो, दोस्ती जिसने कलम के साथ कर ली हो, रास कब आई उसे तलवार की भाषा, रास कब आई उसे तलवार की भाषा। और है गुजारिश आपसे वर्षा की इतनी सी, है गुजारिश आपसे वर्षा की इतनी सी, सीख लीजिए आप भी अब प्यार की भाषा, सीख लीजिए आप भी अब प्यार की भाषा। यही डॉक्टर वर्षा सिंह जी की आकांक्षा थी कि जो हमारी हिंदी प्यार की भाषा है, आत्मीयता की भाषा है, सहज सरल और संपर्क की भाषा है, वो पूरे विश्व में संपर्क की भाषा बने और उसके पहले राष्ट्रभाषा के रूप में हमारी संपर्क भाषा बनी। मैं औपचारिक परिचय पढ़ रही हूँ। डॉक्टर वर्षा सिंह का जन्म 29 अगस्त 1958 को रीवा मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी माता जी डॉक्टर विद्यावती मालविका हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित साहित्यकार रही। वर्षा सिंह जी ने वनस्पति शास्त्र में एमएससी करने के उपरांत बीएड किया। वे पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, जो पारिवारिक स्थितियों के कारण संभव नहीं हो सका। फिर वे अपनी माता जी की भांति अध्यापिका बनना चाहती थी, किंतु बीएड करने के बाद ही उनका चयन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में हो जाने के कारण अध्यापन क्षेत्र में नहीं जा सकी। सन 2020 में उन्होंने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेने तक विद्युत मंडल को अपनी सेवाएं दी। औषधि विज्ञान में रुचि होने के कारण अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने विभाग से अध्ययन की अनुमति लेकर डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी एंड मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की। उनकी योजना सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस करने की थी, ताकि वे आम जन को औषधि उपलब्ध करा सकें। डॉक्टर वर्षा सिंह जन्म के बाद सन 1962 से मई 1988 तक पन्ना मध्य प्रदेश में रही। तदोपरांत जून 1988 से जीवन के अंतिम क्षण तक सागर मध्य प्रदेश की निवासी रही। उन्हें बचपन से ही साहित्य का शौक था, अभिरुचि थी। उनके 6 गजल संग्रह प्रकाशित हुए, जो मुख्यतः हिंदी गजल के रूप में है। उनके नाम है सर्वहारा के लिए, वक्त पड़ रहा है, हम जहाँ पर हैं, सच तो ये है, दिल बंजारा, गजल जब बात करती है। उनकी एक आलोचना पुस्तक भी प्रकाशित हुई, हिंदी गजल दशा और दिशा। उन्होंने 9 साक्षरों के लिए 2 पुस्तकें लिखी, पानी है अनमोल और कामकाजी महिलाओं के सुरक्षा अधिकार। इनके अलावा देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी गजलों का निरंतर प्रकाशन होता रहा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों से उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी। अनेक अकादमिक साहित्यिक मंचों एवं कवि सम्मेलनों से काव्य पाठ किया। वे दैनिक आचरण में सागर साहित्य एवं चिंतन नामक कॉलम लिखती थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने सागर शहर के वरिष्ठ एवं नवोदित सभी तरह के रचनाकारों को समान रूप से स्थान दिया। वे जबलपुर से प्रकाशित अनियतकालीन साहित्यिक पत्रिका परिवर्तन की कार्यकारी संपादक रही। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल हिंदी परिषद की पत्रिका विद्युत पुष्प की अतिथि संपादक रही। डॉक्टर वर्षा सिंह को साहित्य सेवा के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। उनकी गजलों पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हो चुका है तथा वर्तमान में कई शोधार्थी शोध कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर वर्षा सिंह जी का 3 मई 2021 को कोरोना के कारण
निधन हुआ। ये था डॉक्टर वर्षा सिंह जी का औपचारिक परिचय, और अब मैं उनके उस पक्ष के बारे में संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगी जो उनके साहित्यिक अवदान से तो परिचित कम रहे होंगे, किंतु उनके व्यक्तित्व से भली भांति परिचित थे कि वे अत्यंत उदारमना थी, स्नेहिल थी और ममत्व से पूर्ण थी। और मुझे इस बात का सोचकर ही गर्व होता है कि वे मेरी बड़ी बहन थी, मेरी दीदी थी, ऐसी दीदी जो माँ समान थी, एक सहेली की तरह थी और मेरी मेंटोर थी। जब मेरे मन में ये विचार आया कि दीदी अब चली गई हैं और उनकी स्मृतियों को सभी के साथ साझा करके बनाए रखना है, तो मुझे साथ में यह भी ध्यान आया कि उनका श्यामलन संस्था के प्रति विशेष लगाव था। श्यामलन संस्था के उद्देश्यों के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। तो यही विचार आते ही मैंने श्यामलन संस्था के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई उमाकांत मिश्र जी से निवेदन किया कि मैं चाहती हूँ कि दीदी की स्मृति में एक सम्मान का आरंभ किया जाए। और जैसे ही उन्होंने मेरा ये विचार सुना तो तुरंत सहर्ष स्वीकृति दे दी, जिसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी, श्यामलम परिवार की आभारी रहूँगी। और श्यामलम परिवार का तो खैर बहुत बड़ा सहयोग, ऋण, कुछ भी कहिए, अनुकंपा सब कुछ है, क्योंकि जब मेरी माँ का निधन हुआ और उसके ठीक 13 दिन बाद दीदी का निधन हुआ, तो ये दो आघात मुझे समझने का शायद मौका नहीं देते अगर श्यामलन परिवार मुझे सहारा नहीं देता। उन्होंने बहुत मानसिक सहारा मुझे दिया, तो मैं उनकी हमेशा ऋणी रहूंगी। डॉक्टर वर्षा सिंह रचनाकार सम्मान का यह 3रा वर्ष है। दीदी डॉक्टर वर्षा सिंह हमेशा चाहती थी कि जो सागर शहर के साहित्यकार हाशिए पे खड़े हैं, जो नवोदित हैं और जिन्हें अक्सर प्रोत्साहन की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उन सभी साहित्यकारों को सामने लाने का एक प्रयास किया जाए। और इसी प्रयास को उन्होंने अपने कॉलम में भी जारी रखा था। तो मेरे मन में भी उनकी इसी आकांक्षा को आगे बढ़ाने का विचार आया, और इस क्रम में जो 2 पुरस्कार सम्मान पहले दिए जा चुके हैं, वो 2 नवोदित रचनाकारों को दिए गए, लेकिन दोनों ही कहने को नवोदित हैं, लेकिन बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे। पहला सम्मान जो दिया गया था वो था डॉक्टर सुजाता मिश्र को, जो यहाँ अभी हॉल में मौजूद हैं, और दूसरा सम्मान दिया गया था डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी को। आप दोनों की विलक्षण प्रतिभाओं से अच्छी तरह से वाकिफ है, जानते हैं उनके बारे में। और इस बार जिस साहित्यकार को सम्मान दिया जा रहा है, वे अपने गृहस्थ जीवन को बखूबी निभाते हुए, अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए निरंतर साहित्य सृजन में लगी हुई है। उनके 3 कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है, जिनके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं उनका नाम बताना चाहूँगी, श्रीमती सुनीला सराफ। अब मैं श्रीमती सुनीला सराफ जी का, वैसे तो सभी आप परिचित हैं उनसे, लेकिन एक जो औपचारिकता होती है मैं उनका भी परिचय आपके सामने रखना चाहूँगी। सुनीला सराफ का जन्म ग्राम पथरिया, जिला दमोह में 10 मई को हुआ। आपकी माता का नाम श्रीमती रुक्मिणी सोनी एवं पिता को बचपन से ही लेखन एवं पेंटिंग में रुचि रही। आप कहानी, लघु कथा, उपन्यास, गीत, गजल लिखती हैं। आपकी अभी तक 3 कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। कहानी संग्रह साथ आपका पाकर और उपन्यास श्यामली, जिसके बारे में मुझे पता चला है कि वो प्रकाशित हो गया है और जल्दी ही हम सबके हाथों में वो आएगा।
आकाशवाणी सागर से इनकी कविताओं का प्रसारण होता रहता है। अनेक कवि सम्मेलनों में भी काव्य पाठ कर चुकी हैं। आपने 2 पत्रिकाओं अन्वेषिका 2018 और अन्वेषिका 2022 का संपादन कार्य भी किया है। श्रीमती सुनीला सराफ वर्तमान में हिंदी साहित्य सृजन संघ सागर मध्य प्रदेश की अध्यक्ष है एवं हिंदी लेखिका संघ भोपाल इकाई सागर मध्य प्रदेश की भी अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच। एक बार फिर आभार प्रकट करती हूँ श्यामलम संस्था की, जो मेरी दीदी डॉक्टर वर्षा सिंह जी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में मुख्य आधार की भूमिका में है, तथा आभारी हूँ श्रीमती सुनीला सराफ जी की, जिन्होंने इस सम्मान को ग्रहण करने की सहमति प्रदान की। आप सबको भी धन्यवाद करती हूँ जो अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस आत्मीय और गरिमापूर्ण पल के साक्षी बन रहे हैं। धन्यवाद सिंह जी। और अब सम्मान समारोह के द्वितीय भाग में मैं जनों को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर वर्षा सिंह स्मृति रचनाकार सम्मान 11वां वर्ष 2000 हिंदी लेखिका बेवतरी सागर मध्य प्रदेश प्रशस्ति पत्र। सागर की प्रतिष्ठित लेखिका श्रीमती सुनीला सराफ ने अपनी प्रकाशित पुस्तक जिस लेखकीय क्षमता से हिंदी लेखन व उसके प्रति प्रेम को स्थापित किया है वह प्रशंसनीय व अनुकरणीय है। आपने लेखन के आरंभिक चरण में साहित्य की कविता कहानी जैसी विधाओं से जुड़कर सागर नगर में साहित्यिक संस्था हिंदी साहित्य सृजन संघ की स्थापना की। यह आपकी पाठकीय विशिष्टता एवं हिंदी के प्रति गहरी समझ व समर्पण का द्योतक है। आज आपसे प्रेरित व प्रोत्साहित अनेक युवतियां और वरिष्ठ महिलाएं आत्मविश्वास से लबरेज होकर ज्ञान की आभा से सागर नगर को आलोकित कर रही हैं। यह विश्वास है कि आपकी इस क्षमता से हिंदी रचनाकार सदा लाभान्वित होगा एवं आपकी सृजनात्मकता एवं नव रचनाकारों का पथ प्रदर्शन करती रहेगी। आज हिंदी दिवस पर श्यामलम आपको स्वर्गीय वर्षा सिंह स्मृति रचनाकार सम्मान 2024 प्रदान करते हुए हर्ष एवं उमाकांत विष्णु जी अध्यक्ष। डॉक्टर वर्षा सिंह इस वर्ष श्रीमती सुनीला सराफ विदित है। पूर्व में ये 2 वर्षों में प्रथम वर्ष डॉक्टर सुजाता मिश्र एवं द्वितीय वर्ष सम्मानीय श्रीमती सुनीला सराफ जी से आग्रह है कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाव हैं और वो शब्दों को पुस्तक पर लिखने का काम करती हैं और माधव चंद्रा जी सम्मानित लोगों से आग्रह करूंगा जो सम्मानित मंच है कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर अजय तिवारी हमारे समक्ष देने का कष्ट करें। डॉक्टर अजय तिवारी जी। धन्यवाद हमारे मित्र सर हमारे जैन जी साहब। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं श्यामलम संस्था धन्यवाद देता हूँ और भ्राता द्वय रमाकांत रंगिया को भी धन्यवाद देता हूँ। और एक फोटो जरूर हो जाए, भाई साहब वगैरह ऐसे बैठते नहीं है कभी। माधव जी तो
धन्यवाद के पात्र है। और एक प्लेटफार्म है श्यामलम संस्था, श्याम भैया के नाम से, जो सभी कलाओं में जो कला के साधक हैं सबको एक मंच प्रदान करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से उनको मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आनंद भैया के लिए जो प्राचार्य हैं और यहाँ के सभागार भी ऐसे सभी कार्यक्रमों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं और अपना समझ के उनको उपयोग कर लेते हैं और उनका भी हमेशा प्रयास रहता है कि सभी कार्यक्रम ऐसे हों। मैं ऐसे दूसरे तीसरे कार्यक्रम में आ रहा हूँ। मंच पर आसीन आज सम्मानित हुए हमारे भाई हैं, पूर्व मित्र भी हैं, और वो पहला जो कंप्यूटर सिस्टम है मैं गया था देखने सदर में, जब भाई साहब ने सदर में खोला था, मैं पहली बार गया था। तो उस समय मैंने वो भाषा, कंप्यूटर की भाषा समझी ही, परंतु वो मेरे को समझ में नहीं आई। मैं 2 दिन गया था और पहला वो इसलिए जिज्ञासा बस गया था कि ये सिस्टम होता कैसे है, काम कैसे करता है, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग करके आया था। तो मैं देखने गया था और मेरे साथी कुछ पढ़ने गए थे और बहुत सम्मान में बातें की है, परंतु सागर के सुदूर क्षेत्रों में कई मंचों में जो निस्वार्थ सेवा के मंच हैं, राव साहब को वहाँ हम पाते हैं। कैरियर गाइडेंस करते हैं छोटे छोटे बच्चों का जाके उसके क्षेत्रों में, तो इसलिए वो सम्मान करने के योग्य हैं और अच्छे व्यक्ति को आज बना है, उनको सम्मानित किया गया। आज की जो सोनी मैम है, पता चला कि पत्रिया से है। पत्रिया हमारा क्षेत्र है, समूह क्षेत्र के अंतर्गत हमारे पिताजी का अध्यापन वही हुआ था कि आसपास के गाँव में, केरबड़ा गाँव है, नैरमा गाँव में, हम वहाँ के निवासी हुआ है। तो हमारी उस मिट्टी से हम आई हैं और यहाँ सम्मानित मनीषा विनय कहाँ चले गए, विनय जी बैठे उनको भी मैं छात्र प्रणाम करता हूँ। विनय जी भी चले गए हैं। हमारे एक्ट्रेस अजय भैया, भाई साहब दवे जी, बहुत सारे नाम हैं, ठाकुर साहब हैं, रंजन जी भी हैं, शरद जी हैं, हमारे बहन हैं सुजाता जी हैं, बाकी सभी लोग हैं, द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, सभी को मैं स्वागत प्रणाम करता हूँ। और आज की जो मुख्य वक्ता है समझ चाहता हूँ, उनका वक्तव्य पहले हो गया है, मैं उनको स्वागत प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बहन लक्ष्मी पांडे जी, और कल तो मैंने भाई साहब से पूछ लिया था, जब आपका उत्तर मैंने कि आचार्य श्री का समय शानद मंच पर प्राप्त नहीं होगा तो हम लोग ऐसे अधूरे से पाते, जैसे बगैर सहारे के। वो अगर यहाँ सभागार में बैठे हुए भी हैं तो हम लोग सोचते थे कि 2 लाइनें भी बोलेंगे, 4 लाइन भी बोलेंगे तो एक ऐसा उत्साह, ऐसा एक हंसी और एक उमंग उत्साह सा हमेशा यहाँ पूरे इसमें सभागार में तैर जाएगा। सभी लोग को मैं स्वागत प्रणाम करता हूँ, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ। मेरे मध्य प्रदीप जी बैठे हुए हैं, विलम्ब से आए हैं, सब अपना सा मंच है, अपने लोग हैं सागर शहर के। और क्योंकि मैं मुख्य अतिथि हूँ, हिंदी पर बहुत सारी बात हो गई हैं, परंतु कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। हम लोग हमेशा कहते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। और ऐसे असंख्य हिंदी प्रेमियों के निस्वार्थ साधना से आज हिंदी यहाँ तक पहुँची है, जैसा ये कार्यक्रम पूरा। हिंदी का जो अनुभव है वो संस्कृत से आया है। जैसे आप लक्ष्मी जी ने कहा है बहन ने कि देवों की वाणी में संस्कृत और देवनागरी लिपि में है और देवों की भाषा है। परंतु थोड़ी सी विडंबना है, हम सभी हिंदी प्रेमियों को एक दिन 14 सितंबर तक सीमित नहीं रहना है। राष्ट्रीय स्तर पर तो ये हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, हम लोग भी हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं और हिंदी में कई कार्यक्रम कर रहे हैं। संस्थाओं में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं, हिंदी में लेखन है, हिंदी की जितनी भी विधाएँ हैं, चाहे गद्य हो, पद्य हो, नाटक हो, निबंध हो, उपन्यास हो, जो हिंदी की विधाएँ हैं
उन विधाओं में जितने भी पारंगत हैं लोग हैं, उनके लेखन इकट्ठे किए जाएं और उन लेखन को इकट्ठा करके उनको एक पत्रिका के रूप में ही प्रकाशित किया जा सकता है। और एक प्रयास करने के लिए हम लोग आंदोलन चलाते हैं कि हम लोग बदलाव लाना होगा कि जैसे हम लोग हस्ताक्षर है वो इंग्लिश में करते हैं, आप हिंदी में करने का प्रयास करें, दोनों में करने लगे, हिंदी और इंग्लिश में करने लगे। दूसरी अभी जो बात आई थी शिक्षण संस्थानों की बात आई थी, तो शिक्षण संस्थानों में हम लोगों ने प्रयास किया। सागर संभाग का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोगों ने जब स्थापित किया तो ग्रामीण क्षेत्र के जब बच्चे पढ़ने आए तो हम लोग को पहले सेमेस्टर में उनको इंग्लिश पढ़ाना पड़ा क्योंकि वो हिंदी जानते थे और लगभग पहले सेमेस्टर में आधे सब्जेक्टों में फेल हो जाते थे। ऐसा नहीं कि वो कमजोर थे, परंतु भाषा में कमजोर थे। पूरा जो पाठ्यक्रम था वो इंग्लिश में था। तब सुधा मलिया जी से हमारी बात हुई, उन्होंने भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था, वो भी इससे परेशान थी। तो उन्होंने एक मांग उठाई एक मंच पर जाके कि इसका पाठ्यक्रम हिंदी में होना चाहिए। तो जब उन्होंने ये बात उठाई तो लोगों ने सभा में ठठाके गूंज गए, क्योंकि जो इंजीनियर पढ़े लिखे होते हैं उन्होंने कहा ये तो इंग्लिश मीडियम में एक ऐसी बात कर रहे हैं। या जब मैं यूनिवर्सिटी में पहली बार पढ़ने गया था तो प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ाते थे, तो बच्चे पीछे से एक ही डिमांड करते थे, सर हिंदी में, सर हिंदी में। वो कहते थे यूनिवर्सिटी पढ़ने आ गए, हिंदी में पढ़ते हो आप साइंस, आप इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि पूरी पुस्तकें इंग्लिश में, पूरा लिटरेचर इंग्लिश में, आप हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं। वो मांग साकार हो गई है। मध्य प्रदेश में डिप्लोमा इंजीनियरिंग और एमटेक, बीटेक और एमटेक सभी के पाठ्यक्रम हिंदी में हो गए। प्रयास किया। एमबीबीएस की पढ़ाई डॉक्टर विरोध करते थे। एमबीबीएस की पढ़ाई जो थी वो जितना भी हमारा साहित्य लिटरेचर था सब विदेशों से आया था, सब राइटर्स जो उसके लेखक थे सब विदेशी थे। उसके लिए भी काम हुआ, उसके लिए काम हो गया और उसमें भी विकल्प के रूप में आ गया कि यदि आपको हिंदी में परीक्षा देना हो तो हिंदी में और इंग्लिश मीडियम से देना तो इंग्लिश मीडियम। ये लड़ाई लड़ी है मधुपर स्तर पर हम लोगों ने जब ये पाठ्यक्रम आए। सरकार ने जो बच्चे चले गए हैं, एक बड़ा पीएससी का प्रश्न आया है, त्रिभाषा सूत्र जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें सरकार ने कहा है त्रिभाषा सूत्र। वो त्रिभाषा सूत्र भी अभी लोगों को समझ में आया कि त्रिभाषा सूत्र सरकार ने क्या दिया था। पहले जितने सब बैठे हैं त्रिपाठी जी में नाम नहीं ले पाया, पहले है 10वीं तक है 3 लैंग्वेज है 3 विषय। तो 3 लैंग्वेज में हम उनको आपको हिंदी लेना, इंग्लिश लेना और संस्कृत लेना, 3 विषय 10th तक के। अब उस त्रिभाषा सूत्र में थोड़ा सा बदलाव आया है। पहली एक मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषा। जो भी बात आई है राजनीतिक बाध्यता की, तो अभी बात आ रही है कि भारत की भाषाएं भी जाने, क्योंकि भाषा जो है, भाषा हमारे भाव का समाहक तो है, भाषा हमारे भाव को प्रकट तो कहती है, भाषा हमारी प्रेम को दर्शाती है, भाषा हमारी एकता को दर्शाती है। परंतु अभी भी हमारे यहाँ जब हिंदी भाषा समृद्ध हुई तो सैकड़ों बोलियों में निकली हुई। बोलियाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं कि जो बोलियाँ थी, बोलियाँ भी विलुप्त ना हो। अगर बुंदेली बोली है तो बुंदेली बोली है, अवधी बोली है, ब्रज बोली है, जो हमारे पुराने जो लेखक थे 1400-1500 ईस्वी के लगभग थे, उन्होंने इस पर साहित्य सृजन किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1939 के समय से कहा कि नहीं, हिंदी जो सरस्वती पत्रिका के द्वारा उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी ही राजकीय भाषा होगी और जो अपन 5 भी पढ़ रहे हैं, परंतु पहले तो हमारी बोलियों में साहित्य उपलब्ध था, उनके लिए भी कार्य कर रहे हैं। और हिंदी समृद्ध हुई है उन बोलियों के कारण, जो हमारे देश में सैकड़ों बोलियां हैं, उन पर भी काम हो रहा है। और जो भारतीय भाषाओं की बात आई, जो त्रिभाषा सूत्र पर थे, तो अब बात आ गई है कि हमको मराठी भी आना चाहिए, हमको पंजाबी भी आना चाहिए, हमको कन्नड़ भी आना चाहिए, हमको तेलुगु भी आना चाहिए। हम उनको छोड़ नहीं सकते। अब ये झगड़ा है नॉर्थ और ईस्ट का, सॉरी साउथ और इसका उत्तर दक्षिण का, साउथ और नॉर्थ का झगड़ा है। ये अंग्रेजों के द्वारा साउथ के लोगों को बोया हुआ बीज है कि उत्तर के लोगों को अलग करने का तरीका है कि आप उत्तर की भाषाएं उनका विरोध करें। हिंदी का तो बिल्कुल करें, अगर हिंदी आती भी है तो उत्तर तो बिल्कुल ला दें,
अगर आप तमिलनाडु चेन्नई में जाएंगे तो वहाँ वो जानते नहीं है, परंतु आपको उत्तर नहीं देते, या तो वो इंग्लिश में बोलेंगे या अपनी भाषा बोलेंगे। तो इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए वो बात आई कि आप इंग्लिश में बोलें स्थानीय में। अब जो भारतीय भाषा की बात आई कि एक आपकी मातृभाषा, एक भारतीय भाषा और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं हो रही, बहुत सी भाषाएं, हम सिर्फ इंग्लिश को जानते हैं, हम फ्रेंच पढ़ें, हम जर्मन की भाषा पढ़ें, हम अन्य भाषाएं पढ़ें, हम मंदारिन भाषा पढ़ें, दूसरी भाषाएं नहीं पढ़ सकती, तो दूसरी भाषाएं हैं। और शिक्षा के क्षेत्र से मैं जुड़ा होने के कारण बता रहा हूँ, इसमें लाखों नौकरियां पैदा होने वाली हैं अनुवाद को। मैं जाता हूँ NCERT में जाता हूँ, UGC के डायरेक्टर से मिलता हूँ, तो वो कहते हैं आप लोग काम करें इस पर। अब पूरा जो हमारा ज्ञान है वो भारतीय भाषाओं में बदलना है। हिंदी का कन्नड़ में जाना है, गुजराती में जाना है, पंजाबी में जाना है, सब में जाना है। और इंग्लिश जो है, जो आपने अभी कहा है कि हमने ये गुजरात से जो पुस्तक अनुवाद की है, ये पूरा देश अब इस तरफ जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही है कि हमें उनका गुजरात का साहित्य वो हिंदी में लाना पड़ेगा और हमें हिंदी का साहित्य जो है उनकी भाषाओं में भी हमको देना होगा। तो पहले भारत के साहित्य का आपस में हम मिश्रण कर लें, क्योंकि वहाँ भी विद्वान हुए हैं, तो उन विद्वानों के साथ उनकी भाषा के, उनके ज्ञान को जो है हम उनकी भाषा के द्वारा उसको बदल सकते हैं, अनुवादन कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है। 4 वर्षों में अभी तक उसका जो सिलेबस है, जो उसका जो अध्ययन सामग्री वो तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि अनुवादक नहीं मिल रहे। हम सागर जैसे रिमोट क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ इस पर काम होना चाहिए। एक तो जो मैंने कहा त्रिभाषा सूत्र, मातृभाषा, भारतीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और तीनों क्षेत्रों में बहुत काम हुआ। सरकार ने बहुत सारा फंड इसको दिया, निकाला हुआ है 11 करोड़ का, कि अगर काम करना चाहते हैं, कोई एजेंसी काम करना चाहती है तो बहुत सारी डिमांड है, बहुत लोगों की आवश्यकता है पूरे ज्ञान को एक दूसरे भाषा में परिवर्तित करने की। हम हिंदी भाषी लोग हैं, हम हिंदी से प्यार करते हैं, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहेंगे। उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे राजनीतिक लोगों में इतना साहस नहीं था कि इसको राष्ट्रभाषा घोषित कर सकें। उन्होंने राजभाषा, स्टेट जो लैंग्वेज है, वो मान्य किया है। अभी हम प्रयास हिंदी भाषी लोग करेंगे, सिर्फ आज का दिन मनाने का नहीं है। हम एक पखवाड़ा है, इसके आगे की बात है, इसके प्रचार प्रसार की बात है। मॉरिशस में आपको पता है हिंदी सम्मेलन होता है और हमारा सरकार उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और अभी जैसे आई सेक्टर वालों ने एक रंगारंग कार्यक्रम मॉरिशस में किया था, और हिंदी को प्रमोट करने का एक जो देश है वो मॉरिशस है। विश्व के बहुत सारे देशों में हिंदी के हब बन गए, केंद्र बन गए हैं, क्योंकि हिंदी भाषी लोग चले गए। अमेरिका में कैलिफोर्निया एक ऐसा जगह है जैसे आपको लगेगा नहीं कि हम अमेरिका में आ गए हैं या भारत में। लंदन में भी ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा है। भाषा बहुत तेजी से बढ़ रही है, बस हमको अपना फर्स्ट स्टेप और वो भी अंगद जैसे आगे बढ़ाना है। साहस की बात है, हिम्मत की बात है, डरने की बात नहीं है। साहस की बात क्या होती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया, तो वो एक साहस की बात थी। उन्होंने कहा साहब स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो माने नहीं है भाषा। उन्होंने नहीं भेजा, वो इसी में बोलते हैं। अगर चाइनीज अपनी मंदारिन भाषा में ही भाषण देंगे तो हम क्यों नहीं देंगे? हम क्यों इंग्लिश में बोलें? मैं क्यों इंग्लिश में बात करें? चली परंपरा। माननीय नरेंद्र मोदी जी गए, अब वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जरूर हिंदी में बोलते हैं, पूरा भाषण इंग्लिश आती है, जानते हैं इंग्लिश। और पहले था कि जो बड़ा आदमी है या पढ़ा लिखा आदमी है उसकी पहचान इंग्लिश से थी, उसकी वेशभूषा, उसके पहनावे से टाई थी। अब टाई खत्म हो गई। आप देखेंगे कि पुरानी फोटो जो भी देखेंगे, जो भी स्कूल की जो भी फोटो आती थी, उसमें कोट और टाई जरूर लगी रहती थी। अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो धीरे धीरे खत्म होना। और साहस की बात है, अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, आप हिंदी में करें बात। आप 4 बार बोलेंगे तो हिंदी में करेंगे। मैं अपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जितने भी कॉन्फ्रेंस करता था, तो जितने भी प्रोफेसर आता था सब इंग्लिश में बोलते थे, हिंदी में बातें नहीं करते थे। भाई साहब मेरे यहाँ श्रोता सब हिंदी वाले हैं, वो नहीं समझ रहे आप क्या करें। और आप अपनी बात वास्तव में उनसे कहना चाहते हैं, अपने भाव पहुँचाना चाहते तो हिंदी में कहिए। और आपको खुद बोलना है तो भाई साहब इस बात का क्या मतलब, आप एक कमरे में बोलिए। तो जब टोका तो हिंदी में पूरे कॉन्फ्रेंस में। और ये बात आगे तक मंचों तक, ये मंच इसलिए होते हैं कि हमें जो बात कहनी है और वो कहने के बाद करनी बन जाए, करनी ऐसी हो जाए कि उसको हमको आगे करना है। तो मंच से कही गई बात बहुत तेजी से आगे तक फैल जाती है। जब हम मंच से बात करेंगे कि हमको इस आज एक दिवस पर करना क्या है,
करना ये है तो कि करनी कार्य कि हम मंचों पर जाकर हिंदी से प्यार करने वाले जो हमारी माँ के समान है, जो हमारी मातृभाषा है, हम उसको छोड़ नहीं सकते और उसका प्रचार प्रसार हो। और इसका जब प्रचार प्रसार पूरा हमारे देश में हो जाएगा तभी एकता आएगी, क्योंकि भाषा ही हमको एक करती है, भाषा ही आपस में प्रेम से बांधती है। भाषा में एक अपनत्व का भाव जगता है, भाषा में एक अपनापन होता है। तो अगर पूरे देश में जो आज खंड खंड में बदला हुआ है, पंजाब में अलग लोग हैं, अलग अपनी संस्कृति चला रहे हैं, कन्नड़ वाले अलग चला रहे हैं, मराठी लोग अलग चला रहे हैं, बंगाली के लोग अलग बंगाली चला रहे हैं, जब तक पूरे प्रदेशों में हिंदी मान्य नहीं होगी, हो रहा है। मेरे बहुत सारे मित्र तमिलनाडु में हैं, अपने बच्चों को छुपकर हिंदी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको उत्तर भारत का पालन है। तो उन लोगों में भी हिंदी हमें पढ़ना है। अगर वहाँ सामाजिक और राजनीतिक परिवेश है या भाषा का झगड़ा है, हम सामाजिक रूप से नहीं पढ़ाना चाहते तो छुप के पढ़ा रहे हैं हिंदी, परंतु हिंदी तरफ उनका इंक्लिनेशन हुआ, उनका हिंदी तरफ उनका झुकाव हुआ है। तो हिंदी के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। और हिंदी में जो काम कर रहे हैं, जो भी साहित्यकार हैं, जो तो आज आदरणीय हैं, वो तो एक आज के दिन जितना भी उनका सम्मान किया जाए, जितना भी उनको दिया जाए, और देखकर मुझको बहुत अच्छा लगा। मैं तो ऐसे कार्यक्रमों में देखने और सीखने आता हूँ, बहुत सी बातें हैं। मैं सीखने आया कि नलिन जी और हमारे ठाकुर साहब जी अपने हमसे कुछ सम्मान की मालाएं और कुछ चीज प्रेम से लाए, बहन को ये पौधा लाए जो उन्होंने अपनी तरफ से भेंट किया है। तो ये सब स्नेह के प्रतीक हैं कि ये आपस में एक दूसरे को बांधते हैं, छोटी छोटी सी चीजें ला के दे रहे हैं। तो साहित्यकार एक दूसरे लोगों को दे रहे हैं, तो स्नेह का प्रतीक ऐसे सम्मेलन का काम ही है, इसका औचित्य और उद्देश्य ही यही है कि ऐसे कार्यक्रम हो। तो मैं तो एक जहाँ पर छात्र की भांति आ जाता हूँ, कुछ भाई साहब के यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं इसको कैसे अच्छे तरीके से चलाते हैं उसको सीख सकें। हमारे हरी सिंह की एक कार्यक्रम करते हैं, एक शाम दुष्यंत सिंह के नाम के कार्यक्रम, एक साल में अच्छा कार्यक्रम करते हैं, सभी लोग प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी तो चाहते थे, वो कहते थे अगर हम थोड़े से तानाशाह हो जाएं तो हम इसको राष्ट्रभाषा बना देंगे, परंतु वहाँ बहुत बड़े थी, मजबूरियाँ थी, साहस नहीं था, देश बहुत खंड खंड में बटा था, रियासत से पहले रियासतें खत्म की, फिर एक देश बना, फिर भी वो खंड खंड में बटा था। अब थोड़ा सा एकता की बात आ रही है और विश्व में कई देशों में, और जो तीसरे नंबर की भाषा है, विश्व में तीसरे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी की। पहली इंग्लिश है, दूसरे नंबर पर मंदारा है और तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो इसमें हमको डरने की बात नहीं है ना, इसको दुखी होने की बात है। ये तेजी से निकल रही है क्योंकि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उससे हमारे साहित्यकारों ने मुझसे इस पर हिंदी के लिए बोला है। कुछ मेरे पास कुछ उनके कथन है, मैं बात कम करना चाहता हूँ कि मैं वक्ता नहीं हूँ, परंतु एक परंपरा है कि मुख्य अतिथि को कुछ बोलना है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ पेज वगैरह तो नहीं है ना, मैं कुछ लिख के आया था, भाई साहब का आग्रह था तो मैं बाहर था, बहुत तेज़ी से अभी लौट के 9 बजे आया हूँ 17-18 घंटे की यात्रा करके। तो भाई साहब ने कहा कि नहीं वो आना है, तो मैं थोड़ा सा अनुशासन पसंद करता हूँ, भाई साहब ने नाम लिख दिया तो आना ही। और दूसरा अनुशासन करते हैं कि अगर मंच पर बैठा हूँ तो बैठने के छोड़ के नहीं जाना। तो भाई साहब मैंने कहा मेरे यहाँ भी 2 बजे से कार्यक्रम है, मैंने कहा भाई साहब मैं पूरे कार्यक्रम में पूरे समय तक रहूँगा। बाबूलाल चतुर्वेदी जी हमारे सागर में रहे हैं, उनके रिलेटिव भी हमारे यहाँ हैं। उन्होंने कहा हिंदी हमारे देश और भाषा की एक प्रभावशाली विरासत है। साहित्यकारों ने कहा है कि हमारे पुराने साहित्यकारों ने जो हमको समृद्ध विरासत जो सौंपी है, हिंदी की जो विरासत है, वो विरासत जो हमें सौंपी है, उस विरासत को हमको और समृद्ध करके और आगे के हाथों में सौंपना, उसको कमजोर नहीं होने देना। तो साहित्यकारों ने कहा कि पुराने साहित्यकारों ने जो हमको विरासत, हिंदी की जो समृद्ध विरासत सौंपी है, उस विरासत को हमें सहेजना है, संरक्षित करना है और उसको समृद्ध करके आगे आने वाली पीढ़ी को भी हमें सौंपना है। बहुत सारी बातें नहीं कहूँगा, आप सभी लोग हमसे अत्यधिक विद्वान हैं, जानकार हैं, और फिर भी आप विनम्रता से हमारी सभी बातों को सुन रहे हैं, इसलिए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप सभी जानते हैं। तो समय बहुमूल्य है, बहुत सारा कार्यक्रम आगे जाना है। मैं इतना कहकर सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम।
दशा और दिशा के विषय में भी हम सुन चुके हैं, लेकिन मूल बात यह है कि यदि हिंदी को रोजगार की भाषा बनाया जाए तो इसको, या रोजगार की भाषा बनाया जाए, या हिंदी कभी हम ऐसे मुखों से सुने जहां पर हिंदी से प्रेम करने के लिए आप मजबूर हो जाएं। आप डॉक्टर कुमार विश्वास को सुने, आप गुलजार साहब को सुने, आप डॉक्टर राही मासूम रजा को सुने, आप नीरज जी को सुने, तो आपको हिंदी से प्रेम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उनकी भाषा की समृद्धता एक अलग संसार में ले जाती है। तो ऐसा अगर हिंदी के साथ होता है तो निश्चित रूप से हिंदी अपने असर की अध्यक्षता कर रही है। परम सम्मानीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी, जो न केवल इस संस्था के मुखिया हैं, एक बहुत अच्छे प्रशासक हैं, और उनका प्रशासन प्रेम से चलता, हमेशा लोगों को साथ लेकर चलने की प्रेरणा वो देते हैं, और कभी भी कोई समस्या आती है तो उसे मिलकर सुलझाने का प्रयास करते हैं। मैं सम्मानीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी को अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए 2 बज चुके हैं और मैं बोलने का शौकीन, और मंच से उस सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके सुबह सबसे पहले 2 घंटे पढ़ाता हूँ, तो मेरा वो शौक तो पूरा हो गया। मतलब मेरी हॉबी है बोलना, कि मेरी कमजोरी है, इसलिए मैं सुबह 10:30 पे आता हूँ, 12 बजे तक पढ़ाने का काम करता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता हूँ। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि दूसरे की बात को केवल सर आप 8 मिनट सुन सकते हैं। आपका स्नायु तंत्र में वो ताकत नहीं है कि आप 9वें मिनट किसी अन्य की बात को सुन सकें। इस नाते नैतिक अधिकार मेरा खत्म हो गया बोलने का, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक शब्द अगले 2 या 3 या 4 या 5 मिनट बोलूंगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। अध्यक्षीय उद्बोधन के तौर पर कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उनको पहले मैं पूरा कर लूँ, फिर हिंदी पे बात करूंगा। हिंदी तो मेरी माँ है, बात करूंगा संविधान के साथ। रमाकांत जी कहाँ गए? भाई साहब के बाजू में विराजमान थे। मैं दोनों को नमन करता हूं, क्योंकि आप मेरे पिताजी, आपके पिताजी मेरे पिताजी के गुरु रहे हैं, तो आपका डीएनए मुझ में आया है। मैं आपको मतलब नमन करते हुए मुझे हृदय से मतलब मैं गदगद हूँ सर, भाई साहब मिश्रा जी, आपको कि आपके पिता जैसे पिता सबको मिले। आपके जैसे पिता की संतानों को मुझे देख करके मुझे लगता है कि मैंने सालों के पुण्य पूरे कर लिए। श्यामलम संस्थान के आप संस्थापक हैं और समाज सेवा के लिए आप काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप उल्लेखनीय सेवाएं समाज को दे रहे हैं। मैं आपको सादर नमन करता हूँ। सह सचिव के रूप में मेरा परिचय तो नहीं है। संतोष पाठक जी, हरी शुक्ला जी जो गोपालगंज से हैं, इनसे बचपन से परिचय है। रमाकांत जी कहाँ गए, बुर्का पहने हुए थे। और कुंदन पारासर जी साहित्यकार के रूप में मेरी देवियाँ जो विराजमान हैं, श्रीमती चंचला दुबे, मैडम शरद सिंह, आपने बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त की हैं। मैं तो आपको कहता हूँ संगठित भारत है आप। संगठित भारत का मतलब ये होता है कि जहाँ से आकाश की शुरुआत होती है, जहाँ से आकाश का अंत होता है, मैं साहित्य के आकाश में आपको उतनी ऊंचाइयों पर, उतने स्थिति पर देख करके प्रसन्नचित्त होता हूँ और आपको सादर नमन करता हूँ। दीपा भट्ट मैडम, अंबिका यादव जी, पूरन सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद से हमारे बड़े भाई और हम सबके संरक्षक अजय दुबे जी, श्री रामरतन पांडे जी, हरि सिंह ठाकुर जी, अभिनंदन दीक्षित जी, वीरेंद्र प्रधान जी, और मेरे बड़े भाई और जो मेरे बीच में तब आए हैं डॉक्टर जी एल दुबे सर, मैं तालियां चाहूँगा। आपकी उपस्थिति सर हमारे लिए बहुत जीवंतता देती है। रिटायरमेंट के बाद मैं भी कोशिश करूँगा आप जैसा जीवन जीने की। आप हमारी उच्च शिक्षा के लिए मिसाल हैं। ऐसे आयोजनों में हमेशा आप उपस्थित मिलते हैं। आप अग्रज पंक्ति में दादा बैठे हुए हैं और हमारे, मैं तो सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद से कम आपको आंकता ही नहीं हूँ, और आपको देख के मुझ में खून का संचार दोगुना हो जाता है। आशीष जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। इसी क्रम में त्रिपाठी जी, उम्र को आपने पार कर दिया है और हर विषय में आपकी अपनी महारत है। विराजमान और मेरे राजपूत जी, गायन बढ़िया चल रहा होगा आपका।
और इसके अलावा अब मंच पर बात करते हैं आज की मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान तिवारी जी कुलाधिपति। सर, आपकी बातों को मैंने 3 रूप में रेखांकित किया कि बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी मेरी माँ है और हिंदी मलयालम से भी दोस्ती करेगी, कन्नड़ से भी करेगी, असमिया से भी करेगी, और उर्दू में यदि हम ख्वाब देखेंगे तो हिंदी में सपने देखेंगे। बहुत समायोजित है यही भाषा। जैसे आलू को हर सब्जी में मिलाया जा सकता है, हमारी भाषा भी इतनी संपन्न है। मैं मुख्य वक्ता के रूप में मैडम को नमन करता हूँ। 4 बातें आपकी मैंने मैडम देखी। एक बात बहुत अच्छी मुझे अपील की, आप कहते हैं नैतिकता सिखाई। आपने 2 चिंताएं की। हो सकता है कि आपके विषय वस्तु खो जाएं, लेकिन हम समाज के लिए थोड़ी सी चिंता करते हैं। आज ही न्यूज़पेपर में एक खबर आई कि एक ट्रेन में माँ टॉयलेट जाती है कल रात में, और एक मनचला व्यक्ति 11 साल की बच्ची को छेड़ता है। लोगों ने मारपीट की। हमारी संवेदनाएं क्या शून्य हो गई हैं? चाहे कलकत्ता की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो। मैं कहता हूं कि भाषा या ज्ञान या शिक्षा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। संस्कार सिखाइए। और मैं हमेशा अपने लड़के को समझाता रहा हूं कि किसी लड़की को बेटा तुमने देखा ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। हर लड़की को माँ या बहन के रूप में देखना। जिस दिन हमारी माएँ और पिता जिस प्रकार बेटी को सिखाते ना, सड़क पर बेटा देख के चलना, किसी लड़के की तरफ नहीं देखना। अगर हम अपनी संतान के रूप में पुत्रों को, अपने पति को, अपने पिता को, अपने भाई को, और हम सारे लोग जितने बैठे हुए हैं, हम सम्मान करना सीख जाएं तो कलकत्ता और पश्चिम बंगाल जैसी घटनाएं नहीं होंगी। नैतिकता का पाठ हमें सिखाना पड़ेगा। नैतिक मूल्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आवश्यकता घर से करने की होगी। अगर हम महिलाओं का सम्मान अपने बेटों को सिखाएंगे तो कहीं पर बलात्कार और हिंसात्मक घटनाएं नहीं होंगी। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, महिलाएं कितनी भी आगे बढ़ जाए, आज तक रेप की घटना किसी महिला ने नहीं की होगी। वैश्या महिला कहलाती है, पुरुष नहीं कहलाता है। विधवा महिला कहलाती है, पुरुष नहीं कहलाता है। किस प्रकार के समाज की हम रचना करने जा रहे हैं और किस मंच से हम बात कर रहे हैं। सब तकलीफ होती है बोलने को, और मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ। हमें माँ महिलाओं को देवी मानना पड़ेगा, और देवी हैं क्योंकि ने ईश्वर को जन्म दिया है। जिसने नर को जन्म दिया है उसका सम्मान तो हमें सिखाना पड़ेगा। और मेरी जिम्मेदारी तो और भी बढ़ जाती है क्योंकि मैं कन्या महाविद्यालय में काम कर रहा हूँ। मैंने दूसरी बात जो आपको मुझे सशक्त रूप में लगी, आपने कहा कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हितों को छोड़ना पड़ेगा। आपको व्यक्तिगत हितों को छोड़ना पड़ेगा, पूर्वाग्रहों दुराग्रहों को जोड़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा आगे समाज में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम कंफर्ट जोन में आ गए, आज 3.25 लाख रुपए अगर हमारे लिए मिल रहे हैं, तो जिस समाज ने हमें आगे बढ़ाया, 30 साल पहले हम जहाँ थे उस गांव में अगर हम जाके देखें कितने लोग हमसे आगे बढ़े। हम सबकी जिम्मेदारी है, बुद्धिजीवी जो आज सेटल्ड हो चुके हैं, आप सब कुछ समाज के लिए काम करिए जो समाज आपसे अपेक्षा रख रहा है। जिंदगी भर आकर मांगोगे तो ईश्वर भी आपको नहीं देगा। मैडम, आपने चिंता की कि हिंदी रोजगार का अवसर नहीं देती। मैं कहूँगा हिंदी ही एक ऐसी भाषा है। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, माननीय अमिताभ बच्चन को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो 30 सेकंड के 1 करोड़ रुपए लेते हैं और पूरी दुनिया में हिंदी की मिसाल माने जाते हैं। अमिताभ बच्चन के डायलॉग पूरी दुनिया में बोले जाते हैं। मॉरिशस में पहुंचाइए, आप स्विट्जरलैंड में पहुंचाइए, कनाडा में पहुंचाइए, हिंदी फिल्में केवल अमिताभ बच्चन के नाम देखी जाती हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदी फिल्में देखने वाले लोग पूरी दुनिया के लोग हैं। तो अगर तिवारी जी ने कहा कि 30 नंबर की भाषा है, तो मैं कहूँगा कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय अगर भाषा है तो हिंदी भाषा है। मैं नमन करता हूँ उन 2 साहित्यकारों के लिए, और कहीं भूल ना जाऊं, अमर कुमार जैन बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, जाते जाते भूलने जाए, बहुत बढ़िया संचालक हैं, और ये नौकरी के अलावा कलेक्ट्रेट में बहुत काम करते हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, लड़कियों को रोजगार दिलाने में काम करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, पर्दे के पीछे जो हमारी अंजना मैडम बैठी हैं, बहुत काम करती है हमारे कॉलेज में। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अंजना मैडम का अभी तक कोई नाम नहीं आया। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। मैडम कुछ ऐसी ही है, तो मैडम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जी। बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से। राव साहब, आपके लिए आज ये पुरस्कार मिला, आप गैर हिंदी भाषा से, और राव साहब को मैंने अपने कॉलेज में तब तक बुलाया जब भी मैं संकट की स्थिति में आया हूँ,
चाहे रिजल्ट के मामले में सॉफ्टवेयर फेल हुआ हो, और चाहे हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग की बात हो, चाहे कंप्यूटर खरीदने की बात हो, चाहे आंतरिक गुणवत्ता। तो निश्चित रूप से इस सदर ने आपको सम्मान दिया है, तो निश्चित रूप से समाज में आपके लिए वो सम्मान दिया है जिसके आप योग्य हैं। मैडम सराफ, परिचय आपसे नहीं है लेकिन आपको नमन करता हूँ आपके सम्मान के लिए। और मनीषा मिश्रा मैडम के सहयोग से हमारा जनभागीदारी के माध्यम से कॉलेज प्राचार्य के लिए एक कदम आगे बढ़ रही हैं। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में प्राचार्य वर्ष से जनभागीदारी अध्यक्ष और मैडम हमारी बहन हैं। मैडम का पूरा सहयोग इस कॉलेज के लिए रहता है, तो मैडम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और अंत में कुछ बात हिंदी पर। हिंदी केवल मातृभाषा नहीं है, मात्र